गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिल्ली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है 14 दिसंबर और 14 दिसंबर की करंट अफेयर्स की दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं वो कवर करने वाले दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप ऑफ 7 के बारे में बात करते हैं। ग्रुप ऑफ 7 दोस्तों एक अनौपचारिक फॉर्म है। सबसे पहली बात याद रखिए, ये क्यों सुर्खियों के अंदर, आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि ब्रिटेन की लिवरपूल दोस्तों कपड़ा के क्षेत्र के लिए, सूती वस्त्र के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अग्रणी है दोस्तों। और वहाँ पे ब्रिटेन के द्वारा ग्रुप ऑफ 7 के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। ये क्यों आयोजित की गई थी? क्योंकि रूस के द्वारा यूक्रेन जो कंट्रीज है दोस्तों, 2014 के अंदर मामला ये था कि 2014 में रसिया के द्वारा यूक्रेन पे कब्जा कर लिया था और लगातार रसिया का अग्रेसन की वजह से ग्रुप ऑफ 7 ने डिसाइड किया कि एक संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया जाए रशिया के खिलाफ, ताकि यूक्रेन के प्रति जो अग्रेशन है वो रशिया का कम किया जा सके, काउंटर किया जा सके। तो ये न्यूज में था। अब आपको ग्रुप ऑफ 7 के बारे में बताता हूँ दोस्तों। इसकी स्थापना 1975 के अंदर की गई थी। ग्रुप ऑफ 7 की स्थापना 1975 के अंदर की गई थी दोस्तों। और इसमें विश्व के उस टाइम यानी 75 के टाइम जो भी अग्रणी औद्योगिक देश थे उनको एक साथ लाने का एक अनौपचारिक फॉर्म है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा ये 19 पहले ग्रुप ऑफ 8 था दोस्तों, 8 कंट्रीज शामिल थी। रशिया को 1998 के अंदर शामिल किया गया था, लेकिन 2014 में यूक्रेन पे जैसे ही कब्जा वगैरह किया उसकी वजह से रशिया को बाहर कर दिया गया था इस ग्रुप से। ये चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। और इसके अंदर अभी 7 सदस्य हैं और 7 सदस्य के अंदर कौन कौन से हैं दोस्तों, याद रखिए। सबसे पहले आपको ऐसे याद रह जाएगा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर 2 कंट्री है, एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी कनाडा। ये दोनों याद रखिए। और 1975 के टाइम, उस टाइम क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज थी, उनका बहुत ज़्यादा योगदान था उस टाइम। और एशिया की जापान याद रखिए। उत्तरी अमेरिका से 2, एशिया की 1 कंट्री, बाकी सारे के सारे क्या है कि यूरोपियन कंट्री। सबसे पहले यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके, ये 4 देश याद रखिए। फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूके उस टाइम के जो भी औद्योगिक देश थे उनको मिलके एक अनौपचारिक फॉर्म की स्थापना की गई थी। ये चीज़ याद रखना। और ये जो ग्रुप ऑफ 7 है दोस्तों, ये मुख्य तौर पे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए स्थापित किया गया था। जो भी मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, जो भी आर्थिक चैलेंजेज वगैरह हैं वर्ल्ड लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उन पे चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए ग्रुप ऑफ 7 की स्थापना की गई थी। और अभी जो पिछला ग्रुप ऑफ 7 था उसमें डिसाइड किया गया था कि इसको बड़ा किया जाए, यानी इसका विस्तार किया जाए। और जो भी लोकतांत्रिक देश हैं, जैसे भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, जो भी लोकतांत्रिक देश हैं उनको शामिल किया जाए और इस संगठन को विस्तारित करने की बात की गई थी। ये ग्रुप ऑफ 7 था दोस्तों, याद रखिए। अगली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। बैंक जमा बीमा कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि सरकार के द्वारा दोस्तों पिछली बार, पहले क्या था, जो बैंक अपनी जो भी आम नागरिकों की जो बैंकों के अंदर डिपॉजिट रहती है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, यानी बीमा प्रदान करने के लिए, पहले दोस्तों 1 लाख की लिमिट थी। यदि मान लो बैंक वगैरह कोई डूब जाता है या कोई बैंक फेल हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या है कि जो भारतीय नागरिक है उनकी जो डिपॉजिट बनी रहती है उसको बीमा के तौर पे करने के लिए 1 लाख रुपए की गारंटी दी गई थी। और भारत सरकार के द्वारा फरवरी 2020 में घोषणा की थी कि जो जमा बीमा कवर है उसको संशोधित करके 5 लाख कर दिया गया था, यानी 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया था। और अभी एक शीतकालीन सत्र के अंदर एक्ट वगैरह पारित करके ये संशोधन किया गया है। तो इसलिए न्यूज के अंदर था दोस्तों, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब सरकार के द्वारा मान लो कोई भी बैंक वगैरह फेल हो जाती है या डूब जाती है तो जमाकर्ताओं के जो डिपॉजिट्स रहते हैं उसको सुरक्षा के लिए आरबीआई के अधीन एक संगठन की स्थापना की गई है, एजेंसी है दोस्तों। इसका नाम याद रखिए, जमा बीमा एवं क्रेडिट गारंटी निगम, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है दोस्तों, DICGC। इस संगठन के द्वारा भारतीय बैंकों के अंदर जो भी जमा पैसा रहता है उन नागरिकों को बीमा प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। ये कैसे करता है दोस्तों? ये प्रीमियम लेके, जैसे अपन कोई बीमा पॉलिसी लेते हैं तो अपने को प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है और उसके एवज में अपने को बीमा सुरक्षा मिलती है, वैसे ही बैंकों को ये क्या करता है, इस संस्था के अंदर भारतीय जो बैंक वगैरह रहती है उनको एक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, यानी 100 रुपये के अंदर 10 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। जितनी बैंक के अंदर जमा रहती है
उसका 100 रुपये का 10 रुपये के हिसाब से प्रीमियम का भुगतान DICGC के अंदर करना पड़ता है। और जब भी बैंक वगैरह फेल वगैरह होती है या डूब जाती है तो उस स्थिति के अंदर ये प्रीमियम प्रदान करता है। और अभी प्रीमियम की लिमिट बढ़ा के 5 लाख कर दी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, अपने को नहीं देना। जो जिन नागरिकों की पूंजी वगैरह बैंक के अंदर डिपॉजिट रहती है उनको प्रीमियम का भुगतान नहीं करना, बैंकों के द्वारा किया जाता है, ताकि लोगों के पैसों की एक तरह से जमा सुरक्षा प्रदान की जा सके। ये चीज़ याद रखना दोस्तों। अगला दोस्तों, विदेशी अधिकरण के बारे में बात करते हैं, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है दोस्तों। गृह मंत्रालय के विदेशी अधिकरण आदेश 1964 के तहत स्थापित, गृह मंत्रालय के विदेशी अधिकरण आदेश 1964 के तहत स्थापित एक अर्ध न्यायिक निकाय है। पहले दोस्तों ये केवल असम के अंदर स्थापित थी। इसका मुख्य उद्देश्य, अधिकरण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? सबसे विदेशी अधिकरण है, यानी देश के अंदर अवैध रूप से रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में ये निर्धारित करती है कि वो भारतीय नागरिक है या अवैध प्रवासी। ये डिसाइड इसके द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो ये पहले दोस्तों असम के अंदर क्या है कि बांग्लादेश से शरणार्थी वगैरह बहुत ज़्यादा थे, तो वहाँ पे गृह मंत्रालय के एक आदेश के द्वारा ये अधिकरण की स्थापना की गई थी। लेकिन 2019 के अंदर विदेशी अधिकरण संशोधन आदेश 2019 पारित किया गया था, जिसके बाद में ये डिसाइड किया गया पूरे देश के अंदर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो जिला मजिस्ट्रेट रहती है दोस्तों, जिला स्तर पे उनको ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार दिया गया 2019 के अंदर। विदेशी अधिकरण आदेश के तहत संशोधन किया गया था गृह मंत्रालय के द्वारा, और ये डिसाइड किया गया, जो पहले केवल असम के अंदर था, अभी ये डिसाइड कर दिया गया कि सभी राज्य जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वो जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट रहती है, वो ट्रिब्यूनल स्थापित कर सकती है, उनको अधिकार दिया गया ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि देश के अंदर जो अवैध रूप से रहने वाले व्यक्ति हैं उनकी आइडेंटिटी पहचान कर किया जा सके कि कौन सा भारतीय नागरिक है, कौन सा अवैध प्रवासी है, कौन सा शरणार्थी वगैरह है, ये सारा कुछ डिसाइड कर सके। और 2019 के अंदर पहले क्या था दोस्तों, पहले 2019 से पहले जो ट्रिब्यूनल वगैरह है वो स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में था। अभी 2019 के अंदर संशोधन करके जिला मजिस्ट्रेट को दे दिया। ये चीज़ याद रखिए दोस्तों। इसके अलावा ये भी है दोस्तों, पहले इस अधिकरण के अंदर 2019 से पहले इस अधिकरण के पास में जो अपील करने का अधिकार था या कोई मामला दर्ज कराने का अधिकार था वो पुलिस को था, यानी जो स्थानीय पुलिस वगैरह रहती है उनको अधिकार था कि इस ट्रिब्यूनल के अंदर जाके किसी व्यक्ति के खिलाफ ये डिसाइड कर आइडेंटिटी डिसाइड करने के लिए मामला दाखिल करने का। लेकिन दोस्तों 2019 के आदेश के बाद में सभी व्यक्तियों को अधिकरण के अंदर अपील करने का अधिकार दिया गया। यानी कोई भी व्यक्ति है यदि उसको अवैध प्रवासी घोषित कर दिया जाता है तो उसके खिलाफ वो अपने खिलाफ जाके अपील कर सकता है इस अधिकरण के अंदर। पहले ये अधिकार पुलिस के अंदर था, तो ये चीज़ याद रखिए। ये विदेशी अधिकरण थी जिसकी स्थापना 1964 के गृह मंत्रालय के आदेश के अंतर्गत हुई थी। ठीक है दोस्तों। अब अगला फिन बुनकर पक्षी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये फिन बुनकर पक्षी है, इसको फिन का बाया के नाम से भी जाना जाता है, फिन का बाया। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों प्लोसियस मेगारिचस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, आप देख लेना। और इसको क्योंकि इसका जो कलर है दोस्तों येलो रहता है यानी पीला रहता है, तो इसे पीला बुनकर के नाम से भी जाना जाता है। तो फिन बुनकर पक्षी है, उसको फिन का बाया और पीला बुनकर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ये क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि अभी जो IUCN की जो रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट दोस्तों जितने भी विश्व स्तर पे जो भी पक्षी वगैरह रहते हैं, पादप वगैरह रहते हैं, उनका एक रेड सूची है दोस्तों, लाल सूची एक तरह से, जो पारिस्थितिक रूप से संकट के आधार पे उनका वर्गीकरण किया जाता है। ये चीज़ याद रखना। और अभी इस सूची के अंदर अपडेट हुआ था, और अपडेट के अंतर्गत फिन बुनकर पक्षी है उसको पहले वनरेबल कैटेगरी के अंदर था, यानी संवेदनशील कैटेगरी था, और उससे आगे थ्रेटन के आधार पे यानी संकटग्रस्त के आधार पे उसको लुप्त प्राय सूची के अंदर डाला गया है दोस्तों, इंडेंजर्ड सूची के अंदर शामिल किया गया है फिन बुनकर पक्षी के अंदर। याद रखना, क्योंकि इसकी संख्या भारत के अंदर 500 से कम बची है, और 500 से कम लगातार घटती संख्या की वजह से इस पक्षी को वनरेबल कैटेगरी से हटा के संकटग्रस्त सूची की एक आगे की स्टेप रहती है दोस्तों, इंडेंजर्ड श्रेणी के अंदर शामिल किया गया, यानी लुप्त प्राय श्रेणी के अंदर शामिल किया गया। याद रखना दोस्तों, ये फिन बुनकर पक्षी है, ये भारत और नेपाल का जो तराई क्षेत्र है, यानी हिमालय का जो तराई क्षेत्र है, गंगा ब्रह्मपुत्र की जो घाटियाँ हैं दोस्तों, वहाँ पे ये तराई क्षेत्र के अंदर भारत का जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पे दोस्तों ये पक्षी पाया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, फिन बुनकर पक्षी, इसका नाम है वैज्ञानिक नाम प्लोसियस मेगारिचस। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, नासा के 2 मिशन के बारे में बात करते हैं। नासा के 2 मिशन है दोस्तों, क्योंकि
वर्ल्ड लेवल पे स्पेस के सेक्टर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है और उसके मिशन वगैरह एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों न कि नासा के द्वारा एक अमेजिंग एक्सरे पोलामेंट्री एक्सप्लोरर नामक से एक नया मिशन स्टार्ट किया गया है दोस्तों, IXPE यानी अमेजिंग एक्सरे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य दोस्तों, ये मिशन नासा और इटली की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसके द्वारा ये वेधशाला स्थापित की गई है दोस्तों। याद रखना नासा और इटली के, लेकिन आप मिशन का नाम याद रखिए और एजेंसी किससे संबंधित है ये चीज़ याद रखिए दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ब्रह्मांड के अंदर जो सबसे चरम और रहस्यमय वस्तु वगैरह रहती है, जैसे सुपरनोवा हो गए, उनके अवयव हो, ब्लैक होल वगैरह हो गए, क्योंकि अभी ब्लैक होल के बारे में विश्व स्तर पे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो एक रहस्यमयी वस्तु है उसका अध्ययन करने के लिए, ठीक है, इस वेधशाला की स्थापना की गई। नाम क्या है दोस्तों? अमेजिंग एक्सरे पोलीमेंट्री एक्सप्लोरर। ठीक है, अगला एक मिशन याद रखिए, नासा के द्वारा हाल ही के अंदर एक और मिशन स्टार्ट किया गया था, लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन यानी LCRD। ये मिशन स्टार्ट किया गया था नासा के द्वारा। पहले क्या है, नासा के जितने भी अंतरिक्ष के अंदर उपग्रह वगैरह थे उनसे जो संचार का जो माध्यम था वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे आधारित था दोस्तों। उसको चेंज करके लेजर कम्युनिकेशन, नासा के द्वारा पहली बार अपने उपग्रहों के साथ लेजर कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेटर ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों। तो ये नासा के दोनों मिशन है, आप याद रखना। इसके अलावा अगला दोस्तों हुनर हाट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये हुनर हाट क्या है? ये दोस्तों अल्पसंख्यक मंत्रालयों की एक पहल है दोस्तों, जिसकी शुरुआत 2016 के अंदर की गई थी। अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा 2016 में ये स्टार्ट किया गया था कि जो अल्पसंख्यक समुदाय यानी जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है दोस्तों, उनके जो कारीगर हैं उनके द्वारा बनाए गए जो भी हस्तशिल्प हो गए, हाथ से बने हुए जो भी उनके प्रोडक्ट हो गए और पारंपरिक उत्पाद वगैरह हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए, उनका प्रमोशन करने के लिए, उनकी रीच वगैरह बढ़ाने के लिए क्या कि ये हुनर हाट आयोजित किया गया था। 2016 के अंदर स्टार्ट किया गया था और 34वां संस्करण, इसका जो 34वां संस्करण है हुनर हाट का दोस्तों, वो गुजरात के अंदर आयोजित किया गया है। किसके मंत्रालय के द्वारा? अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा 34वां हुनर हाट संस्करण गुजरात के अंदर आयोजित किया गया। ये न्यूज़ याद रखना। आप इतना याद रखिए कि हुनर हाट क्या है। ये अल्पसंख्यक समुदाय है, उनके कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए, जो पारंपरिक उनकी शैली है, उनके जो भी प्रोडक्ट वगैरह हैं उनको विश्व स्तर पे भारत की सभी क्षेत्रों के लिए इसको बढ़ावा दिया जाए। इस तरह के एक ये हुनर हाट मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित किया जाता है। ये चीज़ याद रखिए। अगला दोस्तों एक बुक्सा टाइगर रिजर्व के बारे में याद रखिए। अभी न्यूज के अंदर चल रहा था, एक केस स्टडी आई थी, तो इसलिए याद रखिए कि बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के अंदर है। पश्चिम बंगाल का जो तराई का क्षेत्र है वहाँ पे दोस्तों ये टाइगर रिजर्व है, याद रखना। और अगला संत मिसाइल के बारे में बात करते हैं। संत मिसाइल की दोस्तों फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। संत मिसाइल है, उसका फुल फॉर्म क्या नाम है दोस्तों? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ये दोस्तों DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित की गई एक हेलीकॉप्टर लॉन्च आधारित, यानी भारतीय वायुसेना के लिए ये संत मिसाइल विकसित की गई है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। और ये किसके लिए विकसित की गई? भारतीय वायुसेना के लिए। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एक एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों, इसकी रेंज है 10 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज है, और ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया DRDO के द्वारा स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, और इसका रेंज कितनी है? 10 किलोमीटर, और सुरक्षित दूरी से उच्च परिशुद्धता के साथ स्ट्राइक करने की क्षमता प्रदान करती है भारतीय वायुसेना की एंटी टैंक मिसाइल के तौर पे। 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर बहुत बेहतर तरीके से अत्याधुनिक ये मिसाइल है और स्ट्राइक क्षमता भारतीय वायुसेना की बढ़ाती है दोस्तों। ये मिसाइल का नाम याद रखिए। नेक्स्ट दोस्तों एशियाई शक्ति सूचकांक 2021 के बारे में बात करते हैं। ये सूचकांक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। ये सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? सिडनी के अंदर स्थित ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर है दोस्तों, वहाँ पे लोवी इंस्टीट्यूट है। लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है, और ये इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर एशियाई शक्ति सूचकांक नाम जरूर है दोस्तों। प्रशांत महासागर और एशिया प्रशांत महासागर है। एशिया प्रशांत का जो भी आसपास कंट्रीज है 26 देशों का ये शक्ति सूचकांक है दोस्तों, जिसमें उनकी जो सैन्य शक्ति है उसकी क्षमताओं को मापन किया जाता है लोवी इंस्टीट्यूट सिडनी के द्वारा। ठीक है, और इस सूचकांक के अनुसार टॉप 4 कंट्रीज दोस्तों, भारत चौथे स्थान पे है, याद रखना। सबसे पहले नंबर पे एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर शक्ति के अंदर अमेरिका, सेकंड नंबर पर दोस्तों चाइना, थर्ड नंबर पर है
जापान और चौथे नंबर पर भारत को रखा गया दोस्तों। रशिया भी भारत से पीछे 5वें नंबर पे है। तो ये एशिया शक्ति सूचकांक था, तो थोड़ा सा याद रखिए दोस्तों। ये आज का करंट अफेयर्स था दोस्तों, मैंने कवर करवाया। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए आवाज़ वगैरह के अंदर कोई भी दिक्कत आए उसके लिए आप मेरे को माफ़ करना। और मैं दोस्तों मेरे चैनल पे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी नवंबर महीने और दिसंबर महीने की क्रोनोलॉजी है, उसका सार संग्रह यानी जो रेलेवेंट टॉपिक है वो कवर करवा रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन के अंदर इसके लिंक भी हैं। और लास्ट में आपको बोलता हूँ दोस्तों, इस चैनल को बढ़ाइए, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने करीबी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करिए ताकि उन तक पहुँचा जा सके। धन्यवाद दोस्तों।